हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, सेमीकंडक्टर फिज़िक्स के नए वीडियो में हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। और एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, और इस वीडियो में हम आगे 25 क्वेश्चंस और देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 ले रहे हैं। पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ, पीएन संधि का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2p टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि 2p टाइप अर्धचालकों से मिलकर। बी पार्ट है 2n टाइप सेमीकंडक्टर्स, 2n टाइप अर्धचालक से मिलकर। सी है 1p टाइप सेमीकंडक्टर एंड 1n टाइप सेमीकंडक्टर, एक p टाइप अर्धचालक और एक n टाइप अर्धचालक। और डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, पीएन संधि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि p और n, यानी कि एक p टाइप क्रिस्टल और एक n टाइप क्रिस्टल होता है। वास्तव में मैं बता दूं आपको कि ये दो क्रिस्टल अलग अलग, ऐसा नहीं होता कि दो अलग अलग क्रिस्टल लेकर के जोड़ दिए जाएं, रख दिए जाएं पास पास, बल्कि एक ही क्रिस्टल में एक तरफ से p टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है और एक तरफ से n टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो जो p और n का मीटिंग पॉइंट होता है, ये पीएन जंक्शन यहाँ पे बनता है। यहीं पर आपको कंसेप्ट बताए गए हैं कि थ्योरी क्लासेस में मैंने बताया कि अवक्षय परत और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, विभव प्राचीर, तो अवक्षय क्षेत्र, ये सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहीं पर आते हैं। और ये सब शुरुआती कुछ मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सी ऑप्शन जो है आपको, एक p टाइप और एक n टाइप अर्धचालक, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन पीएन जंक्शन इज क्रिएटेड बाय विच प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रॉस द जंक्शन। जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो किस प्रक्रम द्वारा आवेश इलेक्ट्रॉन व होल संधि पर करते हैं। देखिए, लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। किस प्रक्रम द्वारा आवेश जो इलेक्ट्रॉन और होल संधि को पार करते हैं, ठीक है ना, पार होना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट यानी कि अनुगमन, बी पार्ट है डिफ्यूजन यानी कि विसरण, सी पार्ट है बोथ ऑफ द अबव, डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में बनता है पीएन जंक्शन तो हमने आपको कंसेप्ट बताए हैं कि पी टाइप ये है, एन टाइप ये है। और सबसे शुरू में जब कोई भी चीज़ डेवलप नहीं है, केवल पी टाइप और एन टाइप जनरेट हुए हैं, तो उस समय पे पी टाइप में होल्स की अधिकता होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। और यहाँ बीच में कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, तो ये अधिकता यहाँ से है तो ये कम अधिकता की ओर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ये ज़्यादा अधिकता से कम अधिकता की तरफ ये अपने आप चलने लगते हैं। और इस घटना को कहा जाता है विसरण यानी कि डिफ्यूज़न। तो शुरुआत में जो क्रॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से एन टाइप से पी टाइप में आते हैं, और पी टाइप के होल्स जो हैं वो एन टाइप में जाते हैं। तो ये घटना आपकी जो है वो विसरण कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन डिफ्यूज़न एट पीएन जंक्शन होल मूव्स। पीएन जंक्शन पर विसरण द्वारा होल या कोटर गति करते हैं। P2N N2P, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। जब भी इस तरह के कंसेप्ट में दिक्कत हो, आप चुपचाप एक डायग्राम बना लें P और N का। P में होल्स की अधिकता है, N में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और केवल इनके चलने की बात करी जा रही है। तो हमें इसके P के साथ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और N के साथ जो है डोनर एटम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि होल को जो गति करते हैं वो किस तरफ से किस तरफ करते हैं। तो पहले देखिए, होल होते कहाँ हैं, तो होल होते हैं पी टाइप क्रिस्टल में। और विसरण में जाना कहाँ है इन्हें, विसरण की क्रिया हो रही है तो जाना कहाँ है उन्हें, तो जाहिर सी बात है एन टाइप में जाएंगे। तो P2N यानी कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। देखिए, कंसेप्ट क्लियर हैं तो बड़े आराम से क्वेश्चन होते चले जाएंगे आपसे, और अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हैं तो फिर दिक्कत आएगी, फिर आपको एमसीक्यू रटने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए, इन डिफ्यूज़न एट पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन मूव। पीएन संधि पर विसरण द्वारा इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। P2N N2P, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन का ही बस दूसरा पार्ट है, एक तरह से उसका उल्टा कह लीजिए। फिर से देख लीजिए अगर नहीं याद है। P और N, P टाइप में होल्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि पॉजिटिव P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव है, तो इसका मतलब N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। और अब कह रहा है कि पूछ रहा है वो आपसे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ, तो हैं वो यहाँ N टाइप में। गति फिर विसरण में किधर करेंगे, तो इधर की तरफ करेंगे। इसका मतलब N से P की ओर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द डिप्लेशन लेयर एट द पीएन जंक्शन। पीएन संधि पर अवक्षय परत क्या होती है। तो थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको क्लियरली बता रखा है, एक बार ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए लेयर अबाउट बोथ साइड ऑफ द जंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ मोबाइल और मूविंग चार्ज कैरियर्स। संधि के दोनों ओर की परत जिसमें गतिशील आवेश वाहक होते हैं। बी पार्ट है, ए लेयर अबाउट बोथ साइड ऑफ जंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ इमोबाइल और फिक्स चार्ज कैरियर्स। संधि के दोनों ओर की परत जिसमें कोई गतिशील आवेश वाहक नहीं होते हैं। उसके बाद सी पार्ट है, बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए आपको हल्का सा फिर से रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे पीएन जंक्शन ये है, और अब यहाँ पे जब हम डिप्लेशन लेयर को डिस्कस करते हैं तो हमें डिटेल्ड डायग्राम बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे पी टाइप में होल्स हैं अगर मेजॉरिटी में कैरियर्स, तो उनके साथ एक एक एक्सेप्टर एटम ये भी रहता है माइनस माइनस वाला। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर मेजॉरिटी कैरियर्स, तो उनके साथ डोनर एटम यानी कि पॉजिटिव वाला ये भी रहता है। और इस तरह इधर भी बना दीजिए, इस तरह इधर भी बना दीजिए। अब विसरण जब होता है, जैसा पिछले क्वेश्चंस में देखा, विसरण होता है तो ये लोग तो गायब हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होल, ये होल इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। चार्ज कैरियर्स जब गायब हो जाते हैं तो लेफ्ट साइड में पी टाइप में एक्सेप्टर एटम नेगेटिवली चार्ज्ड और एन टाइप में डोनर एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड ये बचते हैं। और भी मैकेनिज़्म होती है, उनकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो रीजन होता है, तो ये जो रीजन होता है संधि के आसपास जहाँ पर चार्ज कैरियर्स नहीं रहते। देखिए चार्ज तो हैं, अभी भी आवेश हैं, आवेश वाहक नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल नहीं है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं अवक्षय क्षेत्र। अवक्षय मतलब यहाँ पर चार्ज कैरियर्स का क्षय हो गया है। तो इस हिसाब से देखिए पहला और दूसरे ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आप देखिए संधि के दोनों ओर की परत जिसमें गतिशील आवेश वाहक होते हैं, और इसमें बी पार्ट में लिखा है जिसमें गतिशील आवेश वाहक नहीं होते हैं। तो गतिशील आवेश वाहक मतलब इलेक्ट्रॉन होल की बात हो रही है, तो वो गायब हो गए हैं। इसका मतलब ये बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। गतिशील आवेश नहीं रहते बल्कि स्थिर आवेश अभी भी रहते हैं यहाँ पे। तो इस ऑप्शन को भी अगर इंक्लूड करते और कन्फ्यूज़न क्रिएट करते वो भी करा जा सकता था। तो आप इसलिए कंसेप्ट्स पे अपने बने रहिए, आपको क्वेश्चन कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। व्हाट इज़ पोटेंशियल बैरियर और जंक्शन पोटेंशियल। विभव प्राचीर या विभव रोधिका क्या होती है। ए पार्ट, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ए पोटेंशियल इज सेट अप अक्रॉस द जंक्शन। आवेशों इलेक्ट्रॉन व होल के संधि के दोनों ओर विसरण के कारण संधि के आर पार एक विभव उत्पन्न हो जाता है। बी पार्ट, आफ्टर डिफ्यूजन एन साइड ऑफ जंक्शन बिकम्स पॉजिटिव एंड पी साइड ऑफ जंक्शन बिकम्स नेगेटिव। विसरण के बाद पीएन संधि का एन सिरा धनात्मक और पी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। सी पार्ट, बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे कि विभव प्राचीर या विभव रोधिका क्या होती है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि पीएन जंक्शन में और विसरण के बाद जो है वो कुछ दूरी तक जो है चार्ज कैरियर्स ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ पर पी टाइप में जो है नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, एन टाइप में जो है पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। तो प्लस टू माइनस एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये पूरा क्षेत्र अवक्षय क्षेत्र कहलाता है। इसकी मोटाई जो डी है वो आपका अवक्षय परत कहलाती है, और यही माइनस प्लस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है वही आपका विभव प्राचीर कहलाता है। तो विसरण के कारण संधि के आर पार विभव उत्पन्न हो जाता है, ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। दूसरी बात देखें, विसरण के कारण पीएन संधि का एन सिरा धनात्मक और पी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। देखिए बात तो ये भी सही है, लेकिन इसमें जो है वो इसके बाद ही डेवलप होगी विभव प्राचीर, लेकिन एग्जैक्टली विभव प्राचीर कहें तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि निम्न में से क्या सही है, ये सही है कि ये सही है, तो इसमें दोनों सही हैं, आपका सी पार्ट आंसर हो जाता है उपरोक्त दोनों। लेकिन यहाँ पर विभव प्राचीर के बारे में बात करें तो उसके बारे में जो क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका ए ऑप्शन में है। तो एक तरह से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन सही है। और ये अगर विभव प्राचीर एग्जैक्टली कहा जाए क्या है, तो देखिए सही तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विभव प्राचीर की परिभाषा जो है या उसके बारे में जो बताया गया है वो आपका ए ऑप्शन में बताया गया है, इसलिए ए ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। वैसे ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ए सही है, बी भी सही है, लेकिन बी जो है विभव प्राचीर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। प्लस माइनस होने के बाद ही विभव प्राचीर बनती है, लेकिन वो चीज़ लिखी नहीं है यहाँ पे, वो डेफिनेशन जो है वो उसके बारे में एग्जैक्टनेस, इससे ज़्यादा ये ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर वीबी फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन। सिलिकॉन के पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर वीबी का मान होता है।
मतलब कहने का ये है कि आप सिलिकॉन का मटेरियल लें और सिलिकॉन के मटेरियल में लेकर के एक तरफ से पी टाइप इंट्रोड्यूस करें, एक तरफ से एन टाइप इंट्रोड्यूस करें, और तब जो पी एन संधि बने उसके अंदर जो है वो आपका विभव प्राचीर कितनी बनती है। तो ये चीज़ तो देखिए एक्सपेरिमेंट करके ही देखी जाती है, और कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो खींचे जाते हैं वो भी उससे ध्यान होना चाहिए आपको। सिलिकॉन के लिए जो है 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो उसी हिसाब से जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचा जाता है तो सिलिकॉन का कर्व जो है वो 0.7 वोल्ट के बाद उठना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसका नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। जबकि अगर यही ग्राफ जर्मेनियम के लिए खींचा जाए तो वो 0.3 वोल्ट के बाद ही उठना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका नी वोल्टेज यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.3 वोल्ट ही होता है। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या आंसर होना चाहिए। तो सिलिकॉन की बात कर रहा है तो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर वी बी फॉर जर्मेनियम पी एन जंक्शन। जर्मेनियम के पी एन जंक्शन के लिए विभव प्राचीर का मान होता है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 0.3 वोल्ट ये आपका करेक्ट माना जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। पी एन संधि डायोड की अग्र अभिनति क्या है। तो देखिए क्वेश्चन के ऑप्शंस थोड़े लंबे हैं। ए पार्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप। बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के पी सिरे से जोड़ा जाता है और ऋणात्मक टर्मिनल एन सिरे से जोड़ा जाता है। बी पार्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप एंड नेगेटिव इज पी टाइप। बैटरी का धनात्मक टर्मिनल एन सिरे से और ऋणात्मक जो है पी सिरे से जोड़ा जाता है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो पी एन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस अग्र अभिनति की बात कर रहा है। हम सब जानते हैं अग्र अभिनति में पी और एन में पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। तो आप देखिए मिला लीजिए कहाँ पर क्या सही है। धनात्मक टर्मिनल बैटरी का जो है वो पी सिरे से जोड़ा जाता है। बस इसी से आपको पूरा पता लग जाएगा कि ए ऑप्शन करेक्ट है। जबकि यहाँ पे देखें बी ऑप्शन में बैटरी का धनात्मक टर्मिनल एन सिरे से जोड़ा जा रहा है, तो ये उल्टा है, ये आपका रिवर्स बायसिंग की कंडीशन दी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज़ रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। पी एन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति क्या होती है या पश्च अभिनति क्या होती है। ए पार्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी एंड नेगेटिव टू एन। बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के पी सिरे से और बैटरी का ऋणात्मक एन सिरे से जोड़ा जाता है। बी पार्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी एंड। बैटरी का धनात्मक टर्मिनल एन सिरे से और ऋणात्मक पी सिरे से जोड़ा जाता है। सी पार्ट उपरोक्त दोनों, डी पार्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पिछले क्वेश्चन का उल्टा ही है, एक तरह से उत्क्रम अभिनति पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पी और एन जंक्शन हुआ, तो पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है और इसको पॉजिटिव से जोड़ना है। देखिए किस ऑप्शन में मिलता है हमें। तो पहला है बैटरी का धनात्मक टर्मिनल पी सिरे से, धनात्मक पी से जोड़ देंगे तो अग्र अभिनति का हो जाएगा। तो पश्च अभिनति में देखिए क्या है, बैटरी का धनात्मक टर्मिनल एन सिरे से जोड़ा जा रहा है, तो यानी कि ये बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू। डायोड की अग्र अभिनति में अग्र धारा होती है। ए पार्ट है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुसंख्या आवेश वाहकों के कारण। बी पार्ट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। सी पार्ट है उपरोक्त दोनों, डी पार्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए ये थ्योरी क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि अग्र अभिनति में धारा यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो है वो जब आप इसको पॉजिटिव और इसको एन टाइप से नेगेटिव जोड़ देते हैं तो उस केस में जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज कैरियर्स को मूव कराने लगती है। पी के जो होल्स होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिर इधर उधर चलने लगते हैं और इस वजह से धारा बनने लगती है। तो यानी कि बहुसंख्य आवेश वाहकों के कारण, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण बनती है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है इन रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड रिवर्स करंट इज ड्यू टू। डायोड के उत्क्रम अभिनति में उत्क्रम या पश्च धारा होती है। ए पार्ट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि बहुसंख्य आवेश वाहकों की वजह से। बी पार्ट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की कारण। सी पार्ट है बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब हमारे पास पी एन जंक्शन में और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लगती है इस तरह से कि इंटरनल का वो सपोर्ट करने लगती है, तो इसका मतलब चार्ज कैरियर्स जो मेजॉरिटी वाले हैं वो तो और इधर उधर खिसक जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होल ये बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं। इस टाइम पे माइनॉरिटी जो है वो जो है उनके ऊपर फोर्स जितना चाहिए संधि को पार करने के लिए उसी हिसाब से लगता है, क्योंकि
ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में चलने लगता है, होल जो है वो यहाँ पे माइनॉरिटी वाले वो एक्सटर्नल फील्ड के फेवर में चलते हैं, तो यानी कि ये जंक्शन को क्रॉस कर लेते हैं और इनकी वजह से करंट बनती है। हालांकि बहुत कम करंट बनती है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है रिवर्स करंट के लिए कह रहा है, तो यानी कि वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बनती है, क्योंकि मेजॉरिटी वालों को तो रोक ही देते हैं और तगड़ा रोक देते हैं, तभी तो जाकर के डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है, यानी कि डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए ये ऑप्शंस थ्योरी बहुत ज़रूरी है इनके लिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ, इसलिए आप थ्योरी वीडियोस को रेफ़र करें और उसके बाद जब आप इसे समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए व्हाट इज़ नी और ऑफसेट वोल्टेज ऑफ डायोड। डायोड का नी या ऑफसेट विभव क्या होता है। इन ए पार्ट है, इन रिवर्स बाइस्ड द वोल्टेज एट विच रिवर्स करंट बिकम्स नॉन ज़ीरो, यानी कि डायोड के उत्क्रम अभिनति में विभव जिस पर उत्क्रम धारा अशून्य हो जाती है। बी पार्ट है, इन फॉरवर्ड बायस्ड द वोल्टेज एट विच फॉरवर्ड करंट बिकम्स नॉन ज़ीरो, यानी कि डायोड के अग्र अभिनति में विभव जिस पर अग्र धारा अशून्य हो जाती है। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए नी वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर आता है, और अगर हम ग्राफ को स्टडी करें वोल्टेज और करंट वाला ग्राफ जो कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है फॉरवर्ड बायस में, तो देखिए शुरुआत में लगभग ज़ीरो धारा बहती है और फिर वी नी वोल्टेज पे आकर के वो जो है वो ग्राफ इस तरह से राइज करने लगता है। तो ये आपका नी वोल्टेज है। तो उससे पहले मान के चलिए कि शून्य थी और इसके बाद वो अशून्य यानी कि नॉन ज़ीरो होने लगी, यानी कि बढ़ने लगी। तो इस हिसाब से जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। रिवर्स बायसिंग का ग्राफ अगर मालूम है आपको तो वो लगभग कुछ इस तरह से होता है, और इस तरह से में ये देखिए यहाँ पे हालांकि कुछ है नी वोल्टेज का जैसा दिखता है, लेकिन इसे नी वोल्टेज नहीं कहते हैं, इसे फिर हम जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज या इस तरह के नाम से बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है वो ग्राफ का नेचर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर करंट्स जो बनती हैं मिली एम्पियर में बनती हैं, यहाँ पे करंट्स जो माइक्रो एम्पियर में बनती हैं, तभी जाकर के आपको ग्राफ ऐसा लग रहा है जितना कि ये ऊपर उठ रहा है उतना ही ये नीचे उठ रहा है, लेकिन इस ग्राफ में और इस ग्राफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ऑफसेट वोल्टेज या नी वोल्टेज जो है वो उस केस में धारा अशून्य तो इसमें भी हो रही है इसमें भी हो रही है, लेकिन ये कंसेप्ट जो नी वोल्टेज का है वो आपका यहाँ पर आता है। इसको मैं बता दूँ आपको, नी वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज या फिर फायरिंग वोल्टेज, ये कई नाम उसके होते हैं, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक डाउन अकर्स एट। पीएन संधि डायोड में ब्रेक डाउन या भंजन होता है। ए पार्ट इन फॉरवर्ड बायस एट हाई वोल्टेज अग्र अभिनति में उच्च विभव पर। बी पार्ट इन रिवर्स बायस्ड एट हाई वोल्टेज उत्क्रम अभिनति में उच्च विभव पर। बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। तो देखिए ब्रेक डाउन जो है वो या भंजन जिसे कहते हैं या एवलांश इंग्लिश में कहते हैं, तो वो चीज़ जो है रिवर्स बायसिंग में ही होती है, और वोल्टेज की वैल्यू एक निश्चित मान पे बढ़ाने पर और फिर उसके बाद जो है करंट एब्रप्टली इंक्रीज़ हो जाती है, और उस केस में डायोड जो है वो अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो वो जल भी सकता है। तो इसलिए जो है वो कंट्रोल्ड वे में कराया जाए तो इसी प्रोसीजर को जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो उस केस में इसे ब्रेकडाउन का सिंपल कहते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में ही हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन भी इसी चीज़ को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो है आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, करंट एकदम से बढ़ जा रही है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है। जीनर भी कहते हैं हिंदी में, प्रोनाउंसिएशन इसका जेनर भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ए पार्ट है, इट इज़ ए लो डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, ये निम्न डोप पीएन जंक्शन डायोड होता है। बी पार्ट इट इज़ हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, ये उच्च डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए डेफिनेशन में आपने पढ़ा है इसका जेनर डायोड का कि डोपिंग बढ़ा करके हम क्या करते हैं कि जो रिवर्स बायसिंग में जो इसका ब्रेकडाउन होता है, जो कि होना चाहिए था बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे जा करके, और उस टाइम पे जो है वो डायोड जल जाता है, इतनी ज़्यादा करंट बनती है, तो हम इसी ब्रेकडाउन को कम वोल्टेज पर ही कराना चाहते हैं। तो ये कंट्रोल्ड वे में जो ब्रेकडाउन कराया जाता है ये जेनर ब्रेकडाउन होता है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि उच्च डोप्ड, डेफिनेशन में ये है कि डोपिंग बढ़ा करके हम ये काम करते हैं, तो इसलिए उच्च डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन जेनर डायोड इज। जेनर डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई होती है।
वेरी थिक ड्यू टू हाई डोपिंग, अत्यधिक डोपिंग के कारण बहुत मोटी होती है। बी पार्ट है वेरी थिन ड्यू टू हाई डोपिंग, अत्यधिक डोपिंग के कारण बहुत पतली होती है। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे ये पता करना है कि अत्यधिक डोपिंग के कारण इफेक्ट क्या पड़ता है उसकी अक्षय परत पे। तो आप ज़रा सा ये देखिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए, पी टाइप है ये एन टाइप है। अगर हम इसमें डोपिंग हाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जो है वो, तो संधि के आसपास के एरिया में देखिए यहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो है वो चार्ज कैरियर्स भी मिलेंगे और ज़्यादा संख्या में आपको डोनर एटम और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी मिलेंगे। तो जैसे ही विसरण होगा और चार्ज कैरियर्स ख़त्म होंगे, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एन टाइप में प्लस प्लस और ज़्यादा अमाउंट में माइनस माइनस डेवलप होंगे और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टार्टिंग में ही डेवलप हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जब आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में ही स्ट्रांग हो जाएगी तो कहने का मतलब है थोड़ी देर में ही वो आवेश वाहकों का विसरण रोक देगी और इस केस में यहाँ से ये इधर और इधर से इधर जाना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब कहने का यह बैलेंसिंग थोड़ी जल्दी आ जाएगी। जितना देर में बैलेंसिंग आती है उतना ही ज़्यादा ये अवक्षय परत चौड़ी होती जाती है, क्योंकि ज़्यादा ये चार्ज कैरियर्स जा करके फिर न्यूट्रलाइज करेंगे, तब जाके कहीं ये प्लस और माइनस इतना स्ट्रांग बनेंगे कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बन पाए और वो इनके विसरण को रोक पाए। तो स्टार्टिंग में ही वो पॉजिटिव नेगेटिव इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होते हैं, इतने ज़्यादा फिर उसकी वजह से एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटीज़ होती हैं कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जल्दी स्ट्रांग बन जाती है कि वो तुरंत ही थोड़ी ही देर में विसरण रोक देती है और इस तरह अवक्षय परत ज़्यादा चौड़ी नहीं होने पाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि अत्यधिक डोपिंग के कारण, अगर आपको वो जीनर का नहीं भी याद है कि अवक्षय परत पतली होती है चौड़ी होती है, तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं। अगर आपको एक्चुअल प्रोसीजर पता है, अगर एक्चुअल कंसेप्ट पता है, तो वो खुद ही सोच सकते हैं आप कि डोपिंग के कारण अवक्षय परत मोटी होनी चाहिए या फिर पतली होनी चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर ये पतली होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है जेनर ब्रेकडाउन अकर्स। जेनर भंजन होता है लो फॉरवर्ड बायस यानी कि निम्न अग्र विभव पर, लो रिवर्स वोल्टेज निम्न उत्क्रम विभव पर, बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। तो पहली बात तो देखिए, जेनर ब्रेकडाउन जो है वो आपका रिवर्स बायसिंग में होता है। तो रिवर्स बायसिंग है तो इसका मतलब उत्क्रम वाला पार्ट सही हो सकता है, ये तो कभी भी नहीं सही होगा। और फिर उसके बाद निम्न उत्क्रम विभव कह रहा है, लो रिवर्स वोल्टेज, तो बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है वो ज़्यादा वोल्टेज पे होता है जाकर के। डायोड जेनर जो डायोड बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ पर जाकर के जो डायोड जल जाएगा, हमें जलने से भी बचाना है और ब्रेकडाउन भी कराना है, तो इसलिए डोपिंग ज़्यादा करी जाती है ताकि कम रिवर्स वोल्टेज पर ही उसमें ब्रेकडाउन की कंडीशन आ जाए। तभी ये एवलांच ब्रेकडाउन और जेड ब्रेकडाउन में ये फ़र्क होता है, ये कंट्रोल्ड वे में कराया जाता है और वो जो है वो अपने आप हैवी वोल्टेज पे जाके अपने आप ब्रेकडाउन होगा और इतनी ज़्यादा करंट बनेगी कि वो जल जाएगा, हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए निम्न यानी कि लो वोल्टेज और कैसा रिवर्स है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग हैं। ए पार्ट है एज पावर रेक्टिफायर, पावर दृष्टिकारी के रूप में, इन कम्युनिकेशन सर्किट्स दूर संचार के परिपथों में, एज वोल्टेज रेगुलेटर विभव स्थायीकरण में, इन लॉजिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर के लॉजिक परिपथों में, एज ए वेक्टर डायोड की तरह, एंड एफ पार्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए हमने आपको बताया है कि पांचों के पांचों ये यूजेस इसी के होते हैं डायोड के, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव यानी कि एफ पार्ट जो है 43 का ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है डायोड कैन बी यूज्ड एज। डायोड का उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट है एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। बी पार्ट है एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए डायोड के दोनों ही उपयोग होते हैं, चाहे तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर लें, चाहे आप फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर लें। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए सी पार्ट उपरोक्त तो दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है इन हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में डायोड क्या करता है। ए पार्ट है पासेज ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल थ्रू इट, धनात्मक अर्ध चक्रों को अपने द्वारा गुजरने देता है। बी पार्ट है ब्लॉक्स नेगेटिव हाफ साइकिल्स, ऋणात्मक अर्ध चक्रों को अपने द्वारा नहीं जाने देता है। एंड सी पार्ट उपरोक्त दोनों, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक में धनात्मक को निकलने दिया और ऋणात्मक को आप सोचोगे कि ये तो इसका उल्टा दिया है, तो ए ऑप्शन सही है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ऋणात्मक को नहीं जाने देता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है अगर, तो इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल्स तो ये हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल्स ये हैं। तो जब हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करेगा तो पॉजिटिव को निकल जाने देगा, तो ये तो ठीक है आ गए, और नेगेटिव को नहीं जाने देगा, यानी कि ये भी बात सही है।
नेगेटिव नहीं जाने देगा, तभी तो आपको ये पल्सेटिंग DC मिलेगी यहाँ पर। तो इस वजह से A और B दोनों ही सही है, ध्यान से देख लिया अगर ये, तब आप ऑप्शन टिक करिए। इसलिए C पार्ट जो है बोथ ऑफ द अबव, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर? अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता होती है। A पार्ट नियरली 40.6%, लगभग 40.6%, लगभग 81.2%, 100% और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब हाफ वेव रेक्टिफायर आपका हाफ साइकिल्स को ही ला रहा है, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव ये साइकिल्स हैं, और इसमें जो है वो केवल हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव को ही ला रहा है, तो उस केस में वो 100% एफिशिएंट कैसे हो सकता है? 50% पार्ट तो वो अपने आप ही कट कर दे रहा है। और फिर आप जानते हैं एफिशिएंसी में और भी लॉसेस होते हैं, मतलब वर्किंग में और भी लॉसेस होते हैं हीट वगैरह में, तो जाहिर सी बात है जो एफिशिएंसी होगी वो 50% से कम होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए 100, 81.2, 40.6, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर A जो है आपका करेक्ट है। अगर कभी कन्फ्यूज़न हो जाए कि क्या था, ये था या ये था, तो आप इस तरीके से सोच लीजिएगा कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर है तो 50% तो वैसे ही कट हो गया, तो यानी कि आंसर आपका 50 से कम आना चाहिए, तो 40.6 जो है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए, इन फुल वेव रेक्टिफायर डायोड, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड, नहीं कोई गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन फुल वेव रेक्टिफायर डायोड यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड क्या करता है? A पार्ट है पासेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को अपने गुजरने देता है। B पार्ट है ब्लॉक्स नेगेटिव हाफ साइकिल, ऋणात्मक को नहीं गुजरने देता। और C पार्ट है उपरोक्त दोनों। D पार्ट है नन ऑफ द एबव। तो देखिए, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में अगर आपको पढ़ा है तो प्लस माइनस इस तरह से आपकी जो है वो हाफ साइकिल्स होती हैं, और फुल वेव में पॉजिटिव तो एज इट इज़ आ जाती है, नेगेटिव भी रिवर्ट होके आती है, वो भी पॉजिटिव की तरह बन जाती है। तो कहने का मतलब दोनों साइकिल्स, हाफ साइकिल्स जो है पार हो जाती हैं। और ये जो कह रहा है कि दूसरे पार्ट में ऋणात्मक अर्ध चक्रों को नहीं जाने देता, ऐसी बात नहीं है, ऋणात्मक को जाने देता है, बस उसकी डायरेक्शन बदलवा देता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता होती है। A पार्ट नियरली 40.6%, 81.2%, 100%, उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए, अब यहाँ पे पुराना कॉमन सेंस, अभी 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था मैंने कि सारी हाफ साइकिल्स जा रही हैं, इसका मतलब पास तो 100% हो रहा है। लेकिन अब वही बात है कि लॉसेज और भी होते हैं, तो 100 तो नहीं हो सकते, तो इसलिए इससे कम यानी कि 81.2 यानी कि B ऑप्शन जो है वो आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर BJT-R, ट्रांजिस्टर जो BJT होता है उसके प्रकार होते हैं। BJT मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखिए, इसमें एक है PNP ट्रांजिस्टर, दूसरा NPN, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं बाईपोलर ट्रांजिस्टर या सिंपल ट्रांजिस्टर जिसे कहते हैं, तो वो आपका 2 टाइप का होता है, PNP और NPN। तो इसका मतलब C पार्ट उपरोक्त दोनों, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे, विच इज़ पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर के भाग कौन कौन होते हैं? एमीटर यानी कि उत्सर्जक, B पार्ट है बेस यानी कि आधार, कलेक्टर यानी कि संग्राहक, और उपरोक्त सभी। तो आपको थ्योरी क्लासेस में बता रखा है मैंने कि ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं, चाहे वो PNP हो चाहे वो NPN हो, ठीक है ना। और इसमें जो है सबसे लेफ्ट वाला जो बनाया जाता है वो ज़्यादातर एमीटर होता है, बीच वाला जो पतला होता है थोड़ा बेस, और राइट साइड वाला कलेक्टर होता है। डोपिंग में भी फ़र्क होता है, वो खैर थ्योरी की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल पूछ रहा है आपसे, नाम पूछ रहा है कौन कौन है, तो तीनों ही होते हैं। तो इसका मतलब ऑल द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, ये वाला D पार्ट जो है वो इसका करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी PDFs जो हैं वो मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि उसे इस तरह के वीडियोज़ जो हैं वो और भी मिलते रहें। और चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।